नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास के अंदर कक्षा 6 ज्योग्राफी के पहले चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में बातचीत करेंगे। यह कक्षा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ जो कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उपयोगी रहेगी। इस कक्षा के अंदर वे सारे तथ्य सम्मिलित किए गए हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। साथ में आपके एमसीक्यू प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद इस कक्षा की विषय वस्तु की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वॉइस बिल्कुल क्लियर तरीके से सुनाई दे रही होगी। मैं आपको पुनः ज्ञात करवा दूं कि इसमें जितने भी तथ्य सम्मिलित किए गए हैं वो सारे के सारे प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ही सम्मिलित किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब जैसे इसमें पाठ का नाम ही सौर मंडल में पृथ्वी है, तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि सौर मंडल में पृथ्वी का अर्थ क्या है, यानी सौर मंडल और पृथ्वी उन दोनों की क्या परिभाषा है। तो देखो, सबसे पहले बात करें हम सौर मंडल का अर्थ अर्थात मीनिंग ऑफ सोलर सिस्टम। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का अर्थ यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंडों का समूह। यानी इसके कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सौर मंडल एक ऐसा परिवार है जिसमें क्या है कि मुख्य जो केंद्र में है वो है सूर्य है, और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह भी है, उपग्रह भी है, क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु भी है और अन्य खगोलीय पिंड ये इसके चारों ओर घूमते हैं यानी परिक्रमा करते हैं। उदाहरणतः अपन देखें, आपने कई बार उपवास किया होगा। उपवास करने के बाद में आप भगवान के मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने के बाद में उस मंदिर में मुख्य आपके इष्ट देवता बैठे होते हैं। उनके सामने आप अपनी मनोकामना की कामना करते हैं कि हमारी इच्छाएं पूर्ण हो। फिर उस मंदिर में जो भी देवता बैठे हैं उसके चारों तरफ इस तरीके से एक परिक्रमा लगाते हो। क्या लगाते हो? परिक्रमा, जिसे अपन सामान्य शब्द में कहते हैं फेरी, के बाबे के फेरी लगान आया। तो फेरी को मतलब क्या हो गया? परिक्रमा। तो उसी प्रकार सौर मंडल में सेंटर के अंदर सूर्य है और उसके चारों ओर परिक्रमा कौन कर रहे हैं? ग्रह भी कर रहे हैं, उपग्रह भी कर रहे हैं, क्षुद्र ग्रह भी कर रहे हैं, धूमकेतु भी कर रहे हैं। ये सब मिल करके इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं और इन सभी का जो समूह है उसे अपन सौर मंडल की संज्ञा देते हैं। अब सौर मंडल में आपके कौन कौन सम्मिलित होता है? तो सूर्य, जो सौर मंडल के बिल्कुल मध्य यानी केंद्र में स्थित है और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यानी ये जो सौर परिवार है, इनमें अगर सौंदर्य की बात करो यानी ऊर्जा की बात करें, हमारे मारवाड़ी भाषा के अंदर ऊर्जा को सौंदर्य कहते हैं। तो मुख्य रूप से इनका जो सौंदर्य का जो केंद्र है वो सूर्य ही है। यानी इस पूरे सौर मंडल को ऊर्जा देने का अगर कोई काम कर रहा है तो सूर्य है। सूर्य के बाद इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले टोटल 8 ग्रह हैं, जिसमें क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण यानी यूरेनस और नेपच्यून है। उपग्रह यानी यह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना है। ग्रह का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले। इसमें टोटल 8 ग्रह हैं और इन ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे कहते हैं उपग्रह। जैसे यहाँ, वैसे मैं आगे आपके वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ देखो, देखो ये है सूर्य। अब इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है एक ग्रह है, यानी ये मान लो पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है सूर्य के, तो ये हो गया ग्रह। अब इस पृथ्वी के भी कुछ चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो है उसे कहते हैं उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ओके, ये हो गया उपग्रह। अब बात करें क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी पिंड जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। आपने मंगल और बृहस्पति ग्रह देखा होगा, उनके दोनों के बीच में एक इस तरीके से कंकड़ और पत्थर की एक लाइन और पट्टी देखी होगी, जिसे अपन क्षुद्र ग्रह के नाम से
जानते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। उसके बाद में है धूमकेतु, यानी बर्फ और धूल से बने हुए पिंड होते हैं जो सूर्य के पास आने पर चमकने लगते हैं, गैस और धूल के बादल जैसे दिखाई देते हैं, जिसे इंटरप्लैनेटरी डस्ट भी कहा जाता है। ये शब्द थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी जो धूमकेतु होते हैं उसे इंटरप्लैनेटरी डस्ट भी कहा जाता है। सामान्य शब्दों में से हम प्लाज्मा भी कहते हैं। तो ये जो है इतनी देर अपन ने सामान्य बातचीत जो की थी वो आपके सौर मंडल से संबंधित थी। इसमें से कोई भी चीज़ आपके ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको समझ में नहीं आई हो। एक बार इन चीज़ों को आप पुनः रीड कर लीजिए। देखो, पढ़ाई का एक सिंपल फंडा है, जब भी पढ़ो बिल्कुल शांत दिमाग से आराम से चीज़ों को ग्रहण करते हुए पढ़ें। हमारे बॉडी के अंदर 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अगर ये पाँचों की पाँचों एक जगह केंद्रित रख कर के अगर अपन पढ़ते हैं तो सारी की सारी चीज़ें हमारे माइंड में अच्छी तरीके से सेव हो जाती है। अगर अपन यहाँ पढ़ रहे हैं और आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह है, पास में कौन बैठा है, उसको उन चीज़ों में अगर आप ध्यान लगा रहे हो तो आपको चीज़ें याद नहीं होगी। तो यहाँ सबसे पहले देख लीजिए सोलर सिस्टम, यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंड जो है वो सारे के सारे सोलर सिस्टम में आते हैं। फिर ध्यान रखना है सूर्य को यानी सूर्य क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 8 ग्रह हैं, उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, धूमकेतु धूल और गैस के बादल होते हैं जिन्हें इंटरप्लैनेटरी डस्ट या फिर प्लाज्मा कहते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? चलिए अब इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो अपन देखते हैं सौर मंडल का चित्र। तो अपन ने अभी देखा था कि भाई सौर मंडल के अंदर टोटल 8 ग्रह हैं और इसके मुख्य बीच में जो है वो आपका सूर्य है। तो यहाँ आपको इस चित्र के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, ये जो है वो आपका सूर्य है, यानी बीच में है और जो इस पूरे सौर परिवार को ऊर्जा देने का काम कर रहा है। ओके, यानी सौर मंडल में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य। अब सूर्य के जस्ट पास में यहाँ आपको ग्रह दिख रहा होगा, इस ग्रह का नाम है बुध। आप लिख भी सकते हैं, साथ में आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। बुध के बाद में ये जो ग्रह दिख रहा है ये है शुक्र। शुक्र के बाद में ये जो दिख रहा है ये है हमारी प्यारी सी पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में यह है मंगल। मंगल के बाद में यह है बृहस्पति। उसके बाद में शनि। उसके बाद में अरुण। उसके बाद में वरुण। क्रम संख्या देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बिल्कुल मैं चीज़ों को आराम से और सटीक तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि अपन जीरो लेवल से ज्योग्राफी को अच्छी तरीके से देख सकें। चाहे छोटे से छोटी भर्ती हो, चाहे बड़ी से बड़ी भर्ती हो, एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें जीरो लेवल से बहुत ही अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ। अब यहाँ टोटल आपके 8 ग्रह आ गए, लेकिन बीच में एक और ये दिख रहा है। तो ये जो है वो आपके प्लूटो है, जिसे 2006 के अंदर ग्रह की श्रेणी से हटा दिया था। ठीक है, तो इसकी भी बातचीत आगे करेंगे। तो ये सामान्य शब्दों के अंदर आपके टोटल 8 ग्रह हो गए। अब आगे आप इनमें प्रैक्टिस कर सकते हो तो माइंड में कल्पना कीजिए, पिछली जो चीज़ें थी उसके आधार पर देखो। तो ये क्या हो जाएगा? सन। ठीक है, ये कौन है? बुध। ये कौन है? शुक्र। ये कौन है? पृथ्वी। ये कौन है? मंगल। यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यहाँ बृहस्पति, ये शनि, ये अरुण, ये वरुण। तो इस तरीके से आपको माइंड मैप के माध्यम से भी इन चीज़ों को याद करना है। अब चलिए एक वीडियो के माध्यम से अपन देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो आपके सौर मंडल बना हुआ है। तो ये पूरा का पूरा सौर मंडल है जिसमें ऊर्जा का मुख्य केंद्र सूर्य है, जो आपको प्रतीत हो रहा होगा कि इस पूरे सौर मंडल में ऊर्जा देने का काम जो है वो सूर्य कर रहा है। अब देखिए यहाँ क्रमशः आपको बुध से लेकर ठेठ पीछे आपके नेपच्यून तक आपको सारे के सारे ग्रह दिख गए होंगे। अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। इस तरीके से टोटल आपके ये 8 ग्रह हैं और ये अपनी जगह पर घूमते हुए सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपन
ग्रह की संज्ञा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे चलें तो देखो यहाँ भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये चक्कर लगा रहे हैं। तो देखो ये इस तरीके से सौर मंडल में अपनी जगह पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सेंटर में सूर्य है और 8 ग्रह अपनी कक्ष, एक मतलब जिस जगह मतलब अपनी जगह पर घूमते हुए ये लाइनें दिख रही है ना, इनको इनकी कक्ष कहा जाता है। यानी ये अपने कक्ष में ही घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी जो है वो अपना कक्ष छोड़ करके मंगल ग्रह में चली जाएगी या फिर शुक्र में चली जाएगी, ऐसा नहीं है। ये अपने कक्ष में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ें तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ देखेंगे आप तो देखो अब यहाँ आपको ग्रह के भी चारों ओर कुछ चीज़ें घूमती हुई दिखाई दे रही होगी। जैसे कि यहाँ ये पृथ्वी है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे जो है वो आपकी पृथ्वी है। अभी पृथ्वी के चारों ओर कुछ घूमता हुआ गेंद टाइप का दिख रहा होगा आपको। तो ये जो गेंद टाइप का दिख रहा है यह है उपग्रह। यानी देखिए अब यहाँ आपको बहुत सारे उपग्रह भी दिख रहे होंगे, बहुत सारे ग्रहों के। तो कई बार क्या होता है कि जो ग्रह होते हैं वो तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उपग्रह जो है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसकी गतिविधियां आप इसमें देख सकते हो आराम से। दिख रहा है, यानी ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उपग्रह जो है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्षुद्र ग्रह बता देता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ कंकड़ और पत्थर जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए गए हैं। और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए गए कंकड़ पत्थर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। समझ में आया? ये जो है वो आपके क्षुद्र ग्रह हैं। अपन ने थोड़ी देर पहले टॉपिक में देखा था ना कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये इसी तरीके से कंकड़ और पत्थर की बनी हुई एक श्रृंखला है जो ग्रहों के सहारे सहारे पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है वो मंगल और बृहस्पति इन दोनों ग्रहों के बीच में पाई जाती है। इट्स ओके। चलिए अब अपन ने सौरमंडल को तो अच्छी तरीके से समझ लिया। अब समझते हैं पृथ्वी को, यानी अर्थ। पृथ्वी शब्द का अर्थ है धरती या फिर भूमि या फिर इसे विश्व भी कहा जाता है। यह हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है जिस पर मानव जीवन यानी जीवन संभव है। हिंदू धर्म और संस्कृत साहित्य में पृथ्वी को माता के रूप में माना जाता है, जिसे धरती माता या फिर भूमि की देवी भी कहते हैं। और अपन थोड़ा बहुत हिस्ट्री में चलें तो पृथ्वी को उर्वरा देवी की भी संज्ञा दी जाती है, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। ठीक है, तो पृथ्वी का देख लिया आपने। अब पृथ्वी एक ग्रह है और देख लीजिए पृथ्वी किस तरीके से दिखती है। तो ये जो आपको गोल दिखाई दे रही है घूमती हुई, ये पृथ्वी है। और आप यहाँ पे कल्पना कर सकते हैं कि हमारे भारत की स्थिति कहाँ है। तो अभी आपको थोड़ी देर बाद में भारत की स्थिति दिख, ये देखो भारत दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है वो पृथ्वी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पूर्णिमा पे, फुल मून और अमावस्या। वह रात जब, अब थोड़ा इसको देखना है, वह रात जब चंद्रमा पूरी तरह से अपनी चमक में होता है और पूरा गोल दिखता है। और यह हर महीने की चंद्रमास को 15वें दिन होता है। यानी हमारा ये जो हिंदू धर्म है, इस हिंदू धर्म में एक महीने को 15-15 दिनों के अंदर डिवाइड कर रखा है। आगे मैं थोड़ा स्पष्ट करूंगा इस चीज़ को। ये आपके डायरेक्ट दे रखा है तो थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन होगा। आगे मैंने इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष उन दोनों को ऐड कर रखा है। जैसे कि अंग्रेजी कैलेंडर के अंदर 30 दिनों का महीना होता है ना, अब इस 30 दिनों को हमारे हिंदू मास के अंदर, हिंदू पखवाड़े में इसको 15-15 दिनों में बांट रखा है। यानी 15 दिन तो है कृष्ण पक्ष के और 15 दिन जो है वो आपके है शुक्ल पक्ष। अपन मारवाड़ी में कहते हैं अंधेरो पक और सोननो पक। बिल्कुल आवाज़ तो आ रही होगी ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके ठीक है, तो इसे अपन हिंदू धर्म के अंदर अंधेरा पंख या सोननो पंख कहे नहीं कि भाई सोननो पंख लाग गयो, अंधेरो पंख लाग गयो। इसका मतलब ये तो होता है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष अब ये दो भागों में डिवाइडेड होता है। तो वह रात जब चंद्रमा पूरी तरीके से अपनी चमक में होता है और पूरा गोल दिखता है, और ये हर महीने की चंद्रमास की जो 15वीं यानी 15वां डे होता है उस तारीख को दिखता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। कौन कौन होता है? चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, ये सारे एक सीध में होते हैं, जिसकी वजह से अपने को ये गतिविधि दिखाई देती है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी ये आपके क्या हो जाते हैं? एक सीध में होते हैं।
तब आपकी क्या बनती है, पूर्णिमा बनती है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं और ये पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है ये पूर्णिमा होती है। ओके, सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे है अमावस्या। अमावस्या वह तिथि होती है जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता। जब पूर्ण दिखाई देता है तो चंद्रमा की जो गतिविधि होगी वो आपकी होगी पूर्णिमा। जब पूर्ण दिखाई नहीं देता है तो ये गतिविधि कैसी हो जाएगी, अमावस्या की। अमावस्या की होती है और ये हर महीने के कृष्ण पक्ष यानी चंद्र माह के दूसरे पखवाड़े के अंतिम दिन आती है और इस दिन चंद्रमा और सूर्य लगभग एक सीध में होते हैं, जिसे चंद्रमा का पृथ्वी से दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या कहलाती है। अमावस्या को भी किस नाम से जाना जाता है, नए चंद्रमा की रात्रि। तो ये है जो नोट्स है। देखो, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नोट्स बनाना है तो आराम से आप वीडियो को रोक करके भी नोट्स बना सकते हो। ज़्यादा कोई लोड की बात नहीं है और ना ही इतनी कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इसमें डाली गई है। बिल्कुल 6 क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग है। जैसे जैसे अपन ज्योग्राफी की क्लासों को दूसरी क्लासों में पढ़ेंगे तो इनका लेवल चेंज होता रहेगा। ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया। अब आप आ जाओ, ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में क्या संबंध है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि भाई पृथ्वी जो है वो आपका ग्रह है। देखो यहाँ पे देख लो, पृथ्वी क्या है, ग्रह है। लेकिन इस पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। अब चंद्रमा का क्या क्या काम होगा, चंद्रमा का काम होगा कि मेरे को पृथ्वी के चारों ओर घूमना है और ग्रह का काम क्या होगा कि मेरे को सूर्य के चारों ओर घूमना है। तो इसमें देखो, ये है सूर्य और इस सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगा रही है, पृथ्वी लगा रही है। लेकिन पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है। तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, उपग्रह। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पृथ्वी अपने जगह पर घूम रही है, चंद्रमा अपनी जगह पर घूमता हुआ किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब पृथ्वी का उपग्रह कौन हुआ, चंद्रमा हुआ। अब देखो यहाँ पे बन रहा है फुल मून। फुल मून कब बन रहा है, फुल मून का मतलब क्या हुआ, आपकी पूर्णिमा कब बन रही है। देखो पूर्णिमा की स्थिति, अरे यार ये वापस रुक गया क्या। अब पूर्णिमा की स्थिति कब बन रही है आपके, पूर्णिमा की स्थिति बन रही है, देखो पूर्णिमा की स्थिति। ओके, एक बार अपन पूरा इसको देख लेते हैं फिर ही देखेंगे। वीडियो को आप आराम से देखिए, ये इस तरीके से चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब देखो यहाँ अभी ये पूर्णिमा की स्थिति बन रही, देखो पूर्णिमा की स्थिति कब बनी, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में है, तब बन रहा है आपका फुल मून। ओके, ये बन गया फुल मून। उसके बाद में ये धीरे धीरे किस तरफ जा रहा है, अमावस्या की तरफ जा रहा है। अब अमावस्या एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन अपने को कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देगी, यानी चंद्रमा अपने को दिखाई नहीं देगा। ये देखो यहाँ गतिविधि बनी है, वो बनी है न्यू मून की। न्यू मून का मतलब हुआ नया चंद्र रात्रि या फिर उसे कहते हैं अमावस्या। अमावस्या की स्थिति कब बन रही है, सूर्य के बीच में जब क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तब बनती है अमावस्या। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए तब बनता है फुल मून यानी पूर्णिमा। ठीक है। ओके, इस चीज को आप देख सकते हो, ये जो गतिविधि है ये आपकी बन रही है। ये देखो। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें थोड़ी सी माइंड में सेट हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो अब अपन थोड़ी देर बाद में आगे और देख लेते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ओके, देखो मैं चीज़ों को बिल्कुल सिंपल और सीधे और सरल तरीके से स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ में भी साथ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ पे अपन पूर्णिमा और अमावस्या की बात कर रहे हैं। अब देखो अपन पूर्णिमा और अमावस्या के अंदर इसको थोड़ा सरल तरीके से समझें तो ये हो गया सूर्य, ओके, और ये हो गई पृथ्वी। इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपने को याद रखना है, एक तो रखना है कृष्ण पक्ष और एक याद रखना है शुक्ल पक्ष। देखो अब ये जो है इस तरफ का जो पखवाड़ा चल रहा है ये तो है आपका कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। और ये जो है वो है आपका शुक्ल पक्ष। अब देखो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा
जब तीनों एक सीध में होते हैं तब क्या बन रही है? पूर्णिमा बन रही है। क्या बन रही है? पूर्णिमा बन रही है। तो अपन ये भी कह सकते हैं जब सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाए तो क्या बनेगी? पूर्णिमा बनेगी। अब पूर्णिमा से धीरे धीरे इसकी आकृति जो है वो घट रही है। क्या हो रही है? आकृति घट रही है, यानी माइनस हो रही है। यानी इस तरफ आप चंद्रमा पूरा दिख रहा है, फिर थोड़ा कम दिखना होगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, और एक दिन ऐसा आएगा कि अपने को चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगा। यानी ये जो स्थिति बनी, ये किसकी स्थिति बनी? अमावस्या की स्थिति। स्थिति किसकी बनी? अमावस्या की स्थिति बनी। और अमावस्या के जस्ट बाद में आपकी न्यू मून की स्थिति होती है। अब न्यू मून से यहाँ पे लग गया शुक्ल पक्ष, और इसमें धीरे धीरे चांद की आकृति बढ़ने लगती है। इस तरफ आपकी चांद की आकृति घट रही थी और इस तरफ चांद की आकृति बढ़ रही है। यानी अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तब शुक्ल पक्ष होता है और इसमें चंद्रमा की जो चंद्रकलाएं हैं वो बढ़ती है। लेकिन पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जब जाते हैं तब इसकी आकृति घटती है, यानी चंद्रकलाएं घटती है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वापस देख लो। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो आपकी बनेगी पूर्णिमा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तब आपकी बनेगी अमावस्या। ये माइंड में सेट कर लेना, प्रश्न आगे घुमा फिरा के पूछा जाएगा। देखो, जितनी चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से याद करोगे उतनी ही चीजें अपने माइंड में अच्छी तरीके से सेव होगी। समझ में आया ना? पूर्णिमा और अमावस्या, इन दोनों की स्थितियां आपको माइंड में होनी चाहिए। देखो, अब पूर्णिमा से हम इस तरफ जा रहे हैं तो चंद्रमा की आकृति घट रही है, और एक दिन आकृति ऐसी होती है कि अपने को दिखाई ही नहीं देती और नए मून की स्थापना हो जाती है। फिर अपन इस नए मून से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तो आकृतियां बढ़ रही होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अंतर देख लेते हैं। देखो, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, देखो इसका आरंभ कब होता है? इसका आरंभ होता है पूर्णिमा के बाद। अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। देखो, इसका आरंभ कब होता है? पूर्णिमा के बाद होता है। तो मैं बताऊं आपको, देखो ये पूर्णिमा है और पूर्णिमा के बाद में क्या लग रहा है? कृष्ण पक्ष लग रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखो शुक्ल पक्ष, यह आरंभ कब होता है? अमावस्या के बाद में होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो है वो आपका अमावस्या है और अमावस्या के जस्ट बाद में क्या लग रहा है? शुक्ल पक्ष लग रहा है। ठीक है, समझ में आई चीजें? शुक्ल पक्ष लग रहा है। अंत कब होता है? इसका अंत होता है अमावस्या पे। देखो कृष्ण पक्ष का अंत कब हो रहा है? देखो यहाँ ये कृष्ण पक्ष शुरू हुआ और ऐसे चलते चलते इसका अंत कब हो रहा है? ये देखो यहाँ पे अमावस्या पे हो रहा है। और इसकी बात करें, इसका अंत कब होता है शुक्ल पक्ष का? इसका अंत होता है पूर्णिमा पे। देखो यहाँ से ये शुरू हुआ और ऐसे चलते चलते इसका अंत कब हो रहा है? पूर्णिमा पे इसका अंत होता है। माइंड बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट रखना है। देखो चंद्रमा की स्थिति, अब देखो कृष्ण पक्ष के अंदर चंद्रमा की स्थिति क्या हो रही है? घट रही है। देखो यहाँ देखो कृष्ण पक्ष के अंदर चंद्रमा की आकृतियां क्या हो रही है? घट रही है। अपन ने यहाँ पे लिखा कि नहीं लिखा? माइनस, यानी चंद्रमा की आकृतियां घट रही है। और इसमें शुक्ल पक्ष के अंदर चंद्रमा की स्थितियां क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो यहाँ देखो चंद्रमा की स्थिति बढ़ रही है, ससुरा ये देखो प्लस हो रहा है ना। तो देखो माइंड बहुत अच्छी तरीके से सेट रखना है, चीजें अपने आप माइंड के अंदर सेव हो जाएगी। अब प्रतीकात्मक अर्थ देखो तो कृष्ण पक्ष जो है वो अंधकार, क्षय और साधना का है, और शुक्ल पक्ष जो है वृद्धि, प्रकाश और शुभता का प्रतीक होता है। नए कार्यों की जो अधिकतर शुरुआत होती है वो अपने शुक्ल पक्ष के अंदर ही होती है, क्योंकि ऊर्जा जो है वो हमेशा नए कार्यों की शुरुआत के लिए प्रतीक मानी जाती है। ठीक है ना? चलिए तो अब बढ़े आगे। चलिए, अब इतनी देर जो अपन ने चीजें पढ़ी, इसमें से कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी क्विज टाइम अपना शुरू होता है। तो बताओ भाई, क्विज टाइम के अंदर देखो, बताओ मुझे कि आपने जो अभी तक पढ़े हैं इसमें से कौन कौन से प्रश्न आपको अभी याद है। आवाज़ वगैरह क्लियर है? क्योंकि क्लास लंबी होती है तो कई बार आवाज़ें बीच में से गायब हो जाती है। चलो, सौर मंडल का मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन है? सौर मंडल का मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी। चलो मैं ही बता देता हूँ, सूर्य। आप मुझे कमेंट करके बताना, अगली क्लास के अंदर हम आपका नाम लेंगे और बोलेंगे कि भाई इसने बढ़िया आंसर दिया है। चलो, उसके बाद में देखो हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो हमारा जो सौर मंडल है इसमें टोटल 8 ग्रह है। आपका काम ये है कि इन 8 ग्रहों के नाम जो है क्रमानुसार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर डालोगे। देखो, अब कई अध्यापक होंगे जिनके पास में बड़े बड़े वो एलसीडी के पैनल होंगे, उनके माध्यम से पढ़ाते होंगे। देखो हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं और चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलिए
अब आगे तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी का उपग्रह है? बिल्कुल, उपग्रह की परिभाषा देखो। सबसे पहले उपग्रह का मतलब क्या हुआ? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता हो, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने के अंदर हमारे पृथ्वी का जो है वो है चंद्रमा। बाकी ये सारे के सारे क्या है? ग्रह है। क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप माइंड में सेट करो इनको। देखो, क्षुद्र ग्रह किन के बीच में पाए जाते हैं? तो भाई क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसने बोला? हाँ, ये फलान सिंह ने बोला है, फलाना राम ने बोला है, फलानी देवी ने बोला है। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में जो है वो आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। धूमकेतु मुख्य रूप से बने होते हैं। बिल्कुल, धूमकेतु जो है वो आपके बर्फ और धूल के बने हुए होते हैं। हिंदू धर्म में पृथ्वी को किस रूप में माना गया है? माता जी के रूप में माना जाता है। धरती माता उत्तम है, तो धरती जो है वो हमारी माता है। पूर्णिमा कब होती है? जब चंद्रमा पूरी तरीके से अदृश्य होता है, या जब चंद्रमा अपनी पूरी चमक में होता है। बिल्कुल राइट, चंद्रमा जब पूरी चमक में होता है उस रात्रि को हम पूर्णिमा की संज्ञा देते हैं। कौन सी माँ? पूर्णिमा। अमावस्या किस दिन आती है? बिल्कुल, अमावस्या कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। यानी कृष्ण पक्ष जो है उसका जो अंतिम दिन होता है वो आपका अमावस्या है। और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन जो होगा वो क्या होगा बेटा? पूर्णिमा होगी। ठीक है ना? पूर्णिमा के दिन कौन से तीन पिंड एक सीध में होते हैं? पूर्णिमा के दिन देखो, सबसे पहले सूर्य, सूर्य के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में चंद्रमा। तो देखो, सूर्य, ये अपनी पृथ्वी, फिर यहाँ पे चंद्रमा। तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा कहीं है भाई? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये रहा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीध में आ जाते हैं तो हमारी पूर्णिमा बनती है। यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ जाए? पृथ्वी आ जाए। और जब ये यहाँ से चंद्रमा निकल करके यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगी रे? अमावस्या बन जाएगी। देखो, अमावस्या के दिन चंद्र क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वह बहुत छोटा होता है? नहीं। क्योंकि वह पृथ्वी से बहुत दूर चला जाता है? नहीं। क्योंकि वह सूर्य की रोशनी में छिप जाता है? क्योंकि वह पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ये बात सही है, क्योंकि वह पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ रहा है यहाँ पे। तो ये कौन सी स्थिति बन रही है? ये जो स्थिति बन रही है वो हमारी बन रही है, कौन सी स्थिति बन रही है रे? अमावस्या की स्थिति बन रही है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति है। तो कैसे लगे आपको प्रश्न? अच्छे लगे ना? बढ़िया, बहुत अच्छी बात, अच्छे भी लगने चाहिए। अब आगे बात करें। अब आगे जो आपकी बुक के अंदर हेडिंग है वो है खगोलीय पिंड की हेडिंग। ठीक है। खगोलीय पिंड यानी खगोलीय पिंड वे प्राकृतिक वस्तुएं होती है जो अंतरिक्ष में पाई जाती है, और ये पिंड ब्रह्मांड का हिस्सा होते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यानी ये जो अंतरिक्ष है, इस अंतरिक्ष को अपन खगोलीय पिंड का नाम देते हैं। और इसमें ग्रह, उपग्रह, तारे, फलाना ढिमकाना, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई क्यों? अपने माइंड में कई बार ऐसे सवाल आते होंगे कि सर वो आसमान में इस तरीके से है तो फिर वो नीचे क्यों नहीं पड़ती? अब नीचे नहीं पड़ने का जो मेन रीज़न है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। यानी सौर मंडल के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो इन दोनों तीनों चीज़ों को आपस में बांधे रखता है, एक दूसरे को अपने आप में जोड़े रखता है। ठीक है ना? अब खगोलीय पिंडों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? तो सबसे पहले आते हैं तारे। अब तारों की परिभाषा क्या है? यानी ये अत्यधिक गर्म और चमकदार पिंड होते हैं जो अपनी ऊर्जा संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न करते हैं। और उदाहरण स्वरूप सूर्य, यानी तारे एकमात्र ऐसे खगोलीय पिंड है सौर मंडल के अंदर जो अपनी खुद की ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं और अपनी ऊर्जा से ही ये चमकते हैं। जैसे कि सूर्य, तो सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य खुद क्या है? एक तारा है, और ये खुद ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है। उसके बाद में बात करें ग्रह यानी प्लेनेट, ये वे खगोलीय पिंड होते हैं जो तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और तारा कौन है? सूर्य है। और अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल आकार बनाए रखते हैं, जैसे कि पृथ्वी, मंगल, इस तरीके से टोटल जो आपके ग्रह हैं उनकी संख्या 8 है। उपग्रह यानी वे खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो आपका चंद्रमा। धूमकेतु की बात करें तो बर्फ, गैस और धूल से बने होते हैं और सूर्य के पास आने पर चमकने लगते हैं। क्षुद्र ग्रह की बात करें तो ये छोटे पिंड और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, जिसकी अपन पहले से ही जानकारी हासिल कर चुके हैं। उल्का पिंड की बात करें तो छोटे खगोलीय पिंड जो होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और जल करके
चमकने लगते हैं। अब ये तो हो गई सामान्य चर्चा कि भाई जो खगोलीय पिंड होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, अब ये खगोलीय पिंड के अंदर सारी सम्मिलित होने वाली चीज़ें अपन ने देख ली। अब एक एक के वीडियो अपन देख। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपको अंतरिक्ष बता देता हूँ। तो ये है आपका अंतरिक्ष, और इस अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, जैसे तारे हो गए, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, आकाश गंगाएं हो गई। ये इस तरीके से पूरा का पूरा आपका ब्रह्मांड है। ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया अंतरिक्ष और इस अंतरिक्ष के खगोलीय पिंड। अब एक एक खगोलीय पिंड के बारे में देख लेते हैं। अब सबसे पहले बात करें तारों की। तो आसमान में आपको रात के समय बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते होंगे। अब तारों का मतलब क्या हुआ, तारे टिमटिमाते क्यों हैं। अब कई बार आपने ये भी सवाल देखा होगा कि सर तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो तारे टिमटिमाने के मेन रीजन जो है वो है कि ये पृथ्वी से बहुत ही दूरी पर है, और जब इनका प्रकाश हमारी आंखों पर आता है या हम इनको देखने की कोशिश करते हैं तो ये कई बार अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है ना, प्रकाश मार्ग से विचलित हो जाने के कारण ये हमारे को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आप ये मत सोचना कि भाई साहब इनकी बैटरी डाउन हो गई है इसलिए ये टिमटिमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। दूरी अत्यधिक होने के कारण तारे टिमटिमा रहे हैं। उसके बाद में बात करें ग्रह की, तो ग्रह आप देख सकते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो आपके 8 ग्रह हैं, इन सभी को अपन ग्रह की संज्ञा देते हैं, जो इस तरीके से चक्कर लगा रही है। ठीक है, देख लीजिए आराम से वीडियो के अंदर। जो अब देखो सूर्य के जो सबसे नज़दीक है वो अपनी परिक्रमा पहले कंप्लीट करता है, और सूर्य से जो सबसे दूर है वो अपनी परिक्रमा दूरी से, यानी उसमें परिक्रमा कंप्लीट करने के अंदर कम टाइम लगता है। अब बात करें उपग्रह की। देखो उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कृत्रिम और एक होता है मानव निर्मित। कृत्रिम का मतलब जिसका निर्माण मनुष्य ने किया हो, और प्राकृतिक जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली प्रकृति से बना है। जैसे कि अपन पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो ये आपका चंद्रमा है, जो इस तरीके से पृथ्वी के चारों ओर चक्र लगा रहा है। लेकिन चंद्रमा के अलावा भी हमने ऐसे और कई अन्य उपग्रहों का निर्माण किया है, जैसे कि आर्यभट्ट। देखो ये इस तरीके से जो है वो सैटेलाइट अपन ने डाल रखी है, जो अपने को अंतरिक्ष से जानकारी देता है। ठीक है, तो उपग्रह जो है वो आपके दो प्रकार के हैं, एक तो हो गया मानव निर्मित और दूसरा हो गया कृत्रिम। ठीक है, चलिए उसके बाद में आगे देखें। धूमकेतु। अब धूमकेतु का मतलब ऐसे बहुत सारे दगड़ हैं, जो दगड़ आसमान में बहुत ही स्पीड गति से घूम रहे हैं, यानी बहुत ही तीव्र गति से घूम रहे हैं, इन्हें अपन धूमकेतु की संज्ञा देते हैं। ठीक है, और फिर बात करूं शुद्र ग्रह की, तो आपने शुद्र ग्रह पहले ही देख लिए थे। मंगल और बृहस्पति के बीच में इस तरीके से बहुत ही सारे पत्थरों की एक पूरी लाइन है, जो धीरे धीरे ग्रहों के साथ में घूम रही है। और उल्का पिंड की बात करूं तो कई बार क्या होता है कि ये धूमकेतु और शुद्र ग्रह जो है वो अपना रास्ता भटक कर करके अपने धरातल में यानी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर लेते हैं, और जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इतने तीव्र गति से आते हैं कि ये जल करके आसमान में ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे अपन कई बार तारे टूटने की संज्ञा देते हैं ना कि तारा टूट रहा है, तो जो तारा टूट रहा है वो कोई रियली तारा नहीं टूट रहा है, वो एक प्रकार से धरातल की ओर आते हुए उल्का पिंड होते हैं, और वो इतनी स्पीड से आते हैं कि आसमान यानी हमारे धरातल यानी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही नष्ट होने लगते हैं और जलने लगते हैं। तो आज के बाद जब भी ये इस तरीके से टूटती हुई गतिविधि दिखे तो आप उनसे विष मत मांगना, क्योंकि वो आपके टूटते हुए उल्का पिंड होते हैं, न कि टूटते हुए तारे। अब आगे आता है नक्षत्र मंडल। यानी नक्षत्र मंडल आकाश में स्थित तारों का एक समूह होता है, जो एक विशेष आकृति या संरचना बनाता है। यानी नक्षत्र मंडल को अर्थ क्यों हो, यानी आसमान में स्थित तारों का जो समूह होता है उसे कहते हैं नक्षत्र मंडल, जो विशेष आकृति या फिर एक ऐसी संरचना बनाते हैं। ये आकृतियां प्राचीन समय से पहचानी जाती है, और यानी पहचानी जाती रही है। विभिन्न संस्कृतियों में इसका अलग अलग उपयोग है। समय देखना, दिशा ज्ञात करना, या फिर ज्योतिषी गणना करना, इसके लिए जो है वो आपके इस नक्षत्र मंडल का उपयोग किया जाता है। तो हमने क्या देखा कि नक्षत्र मंडल का मतलब होता है तारों का एक विशेष समूह, इसकी अंदर विशेष आकृतियां पहचानी जाती है। ठीक है, और इसका उपयोग प्राचीन संस्कृतियों में समय, दिशा और ज्योतिष की गणनाओं के लिए किया जाता रहा है। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल है। यानी
अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल के उदाहरण हैं जो बहुत आसानी से पहचाने जाते हैं। अर्सा मेजर का ये एक भाग है जिसे अपन सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं या सप्त सात यानी 7 ऋषियों के समूह के नाम से जाना जाता है। ये आपके अर्सा मेजर का भाग है, यानी अर्सा मेजर का ही भाग कौन है? सप्त ऋषि है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके से। ये 7 तारों का समूह है जिसको भारत में अपन सप्तऋषि कहते हैं। बाकी अन्य देशों के अंदर जैसे डेकेची या ऐसा बहुत सारे नाम है इसके। क्लास 6 के अंदर पहले पुस्तक चलती थी, उसमें ये इस तरीके से नाम थे। अन्य अन्य राष्ट्रों में इसको अलग अलग राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये इस तरीके से आपके नक्षत्र मंडल होता है। यानी नक्षत्र मंडल में जो आपका सप्तऋषि जो है वो अर्सा मेजर का ही पार्ट है। और उत्तरी तारा उत्तर दिशा को प्रदर्शित करता है, जिसे आमतौर पर हम ध्रुव तारा भी कहते हैं, और ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। इसकी स्थिति अपन सप्तऋषि की सहायता से बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। यानी सप्तऋषि के जस्ट इस तरफ यानी उत्तर में जो है वो आपको ध्रुव तारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा ये जो सप्तऋषि है ये किसका भाग है? ये है अर्सा मेजर का। और अर्सा मेजर एक प्रकार से क्या है? ये नक्षत्र मंडल है, ठीक है ना, अर्सा मेजर। और यहाँ जो है वो आपकी ध्रुव तारे की स्थिति है। और यहाँ आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो कि आपके नक्षत्र मंडल क्या होते हैं। यानी आसमान में रात्रि के समय जो तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वो सारे के सारे आपके नक्षत्र मंडल के अंतर्गत आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करें ग्रह की। तो ऑलरेडी इसके बारे में अपन जानकारी अच्छे से प्राप्त कर चुके हैं। यानी ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो तारे यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, अपने गुरुत्वाकर्षण बल से गोल आकार बनाए रखते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं, ये ग्रीक भाषा के प्लेटाइन शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमना। तो ध्यान रखना, जो ग्रह है ये आपके अंग्रेजी भाषा के प्लेनेट शब्द से बना हुआ है। और प्लेनेट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है। और प्लेनेटाई शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये भी एक ग्रह है और ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारे के रूप में जाना जाता है। तो ये इतनी चीज़ जो है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ग्रहों की विशेषताओं की बात करें तो ये तारे की परिक्रमा करते हैं, स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, गोल आकार में बने रहते हैं और ये अपनी कक्षा को साफ रखते हैं। यानी ये अपनी ही कक्षा के अंदर घूमते हैं या अपनी कक्षा से हट करके किसी दूसरी कक्षा के अंदर नहीं जाते हैं। जैसे कि आपकी कक्षा 6 के जो आप विद्यार्थी देख रहे हैं, तो आप अपनी ही कक्षा में बैठ करके पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि खाली पीरियड आपको मिल गया और आप दूसरी कक्षा में जा करके हो हल्ला कर रहे हो, इसका मतलब आप ग्रह सही ढंग से पढ़े नहीं हो। तो जो ग्रह होते हैं वो अपनी कक्षा में ही रहते हैं, दूसरी की कक्षा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं सौर मंडल के ग्रह। तो ध्यान रखना, सौर मंडल के अंदर टोटल आपके 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। और इनकी दूरी और परिक्रमा के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले जो है वो आपका बुध ग्रह है। बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपन ने थोड़ी देर पहले वीडियो देखा होगा, उसके अंदर अपन देख रहे थे कि किस तरीके से पृथ्वी, शुक्र, बुध ये सारे ग्रह बने हुए थे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। तो इसमें क्रम के अनुसार देखें तो सबसे नज़दीक जो है वो आपका कौन है? बुध है और सबसे छोटा है। उसके बाद में दूसरे नंबर की बात करें तो आपका शुक्र है, ठीक है, जिसे अपन वीनस कहते हैं, जो सबसे गर्म ग्रह है और इसे संध्या तारा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी जीवन वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है, यानी ये तीसरे नंबर का ग्रह है और इसके ऊपर जीव विद्यमान है। उसके बाद में 4 नंबर में मंगल आता है, जिसे लाल ग्रह या जिस पर भविष्यवाणी में मानव मिशन की योजना भी है, यानी इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और ऐसी कल्पनाएं की जाती है कि आने वाले समय के अंदर मंगल ग्रह पर भी मनुष्य जीवन विकसित किया जा सकता है या मानव वहाँ पे रह सकते हैं। बृहस्पति की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह है जिसमें विशाल ग्रेट रेड स्पॉट नामक एक तूफान पाया जाता है। ध्यान रखना, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है और यहाँ पे एक ग्रेट रेड स्पॉट नामक एक बहुत बड़ा तूफान पाया जाता है। शनि अपने सुंदर वलयों के लिए प्रसिद्ध है, यानी शनि जो है इसके चारों तरफ रिंग पाई जाती है, इसलिए ये रिंग के लिए प्रसिद्ध है। अरुण की बात करें तो ये अपनी धुरी पर बहुत ही ज़्यादा झुका हुआ है और एक प्रकार से बर्फीला ग्रह है।
और वरुण की बात करें तो सबसे लास्ट है, सबसे दूर स्थित ग्रह और इसका वायुमंडल बहुत ही ठंडा है। तो ध्यान रखना, झुका हुआ जो ग्रह है वो कौन सा है, ये है अरुण। और वरुण की बात करें तो वरुण जो है वो आपके सबसे दूर स्थित ग्रह है और इसका वायुमंडल जो है वो बहुत ही ठंडा है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपने समझ ली। इन चीज़ों को आप एक या दो बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप इन चीज़ों को लिख भी सकते हैं। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। और सबसे गर्म कौन सा है, शुक्र। और ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके ऊपर जीव विद्यमान है, तो पृथ्वी। ऐसा कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और भविष्य में वहाँ पे मानव मिशन की भी योजना प्रस्तावित है, तो मंगल ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, मंगल, सॉरी बृहस्पति। और बृहस्पति के ऊपर ही एक तूफान पाया जाता है जिसका नाम है ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो वलयों यानी रिंग्स के रूप में प्रसिद्ध है, तो शनि। और ऐसा कौन सा ग्रह है जो झुका हुआ ग्रह है, तो अरुण। और सबसे दूर यानी अपने सौरमंडल के अंदर सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वरुण है, जिसे आप नेपच्यून कहते हैं। और इसका वायुमंडल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, यानी बहुत अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण वहाँ पे सूर्य की जो ऊर्जा है वो इतनी नहीं पहुँच पाती है, इसलिए ये पूरा का पूरा ठंडा है। अब उसके बाद में बात करें प्लूटो। ठीक है ना, प्लूटो को पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इसे बौना ग्रह की संज्ञा दे दी। ड्राफ प्लेनेट यानी घोषित कर दिया 2006 के अंदर, ये बौना ग्रह है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाएंगे। तो देखो प्लूटो पहले किस तरीके से घूमता था अपने यहाँ, तो देखो ये बाकी ग्रह जो है वो आपके इस तरीके से घूमते हैं, लेकिन प्लूटो जो है वो बीच में इस तरीके से अपना चक्कर निकालता था, जिसकी वजह से क्या किया गया, इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और बौने ग्रह की जो है वो संज्ञा दे दी गई। कब दी गई, 2006 के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे की जानकारी देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक हो गया। आगे देखो, अब है ग्रहों के प्रकार, यानी जो अपने ग्रह देखे थे इनमें इनके प्रकारों की बात करें तो देखो इसमें इनके टोटल 3 प्रकार दिए हुए हैं। सबसे पहला है स्थलीय ग्रह, यानी ये ठोस सतह वाले ग्रह होते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ध्यान रखना, ये ठोस आकृति ग्रह है, यानी ठोस सतह वाले ग्रह होते हैं, जैसे बुध, शुक्र और पृथ्वी। ये आपके कैसे ग्रह हैं, यानी ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद में मंगल, यानी टोटल ये जो 4 ग्रह है इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। और इनका एक नाम और देखने को मिलता है जो है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह यानी कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद में है गैसीय दानव यानी गैसीय ग्रह। ये मुख्य रूप से गैसों से बने हुए होते हैं, जैसे बृहस्पति और शनि। यानी इस तरफ देखेंगे, बृहस्पति और शनि ये आपके कैसे ग्रह हैं, गैसीय ग्रह हैं, यानी ये इनका जो पूरा का पूरा जो निर्माण है वो गैस से हुआ है। उसके बाद में बर्फीले दानव यानी बर्फीले ग्रह, ये पूरी तरीके से बर्फ से बने होते हैं, जैसे अरुण और वरुण। ये दोनों जो है वो आपके, यानी ये अरुण और ये वरुण, ये दोनों कैसे ग्रह हैं, आपके बर्फीले ग्रह हैं। तो ध्यान रखना तीनों की श्रेणियां, यानी आंतरिक ग्रह और ओवरऑल देखा जाए बाहरी ग्रह, तो ये पूरे के पूरे आपके क्या हो जाएंगे, बाहरी ग्रह हो जाएंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पूछे आंतरिक ग्रह कैसे, तो आंतरिक ग्रह जो है वो आपके शुद्र पट्टी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ बीच में दिख रही होगी, मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो पट्टी दिख रही है ये शुद्र पट्टी है। इस शुद्र पट्टी से सूर्य की तरफ बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह है। इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो ऊपर की आकृति जो है, सतह जो है वो ठोस है, जैसे बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल। अब शुद्र पट्टी के बाहर की तरफ जितने भी ग्रह हैं उन्हें कहा जाता है बाहरी ग्रह। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, यानी कौन से ग्रह आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब इस बाहरी ग्रह को भी 2 भागों में बांटा गया। एक तो है गैसीय ग्रह जो आपके बृहस्पति और शनि हैं, और दूसरे हैं बर्फीले ग्रह जिन्हें अपन कहते हैं अरुण और वरुण। ठीक है, यहाँ तक के लिए चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब सबसे पहले बात करें बुध की, तो बुध
सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा पूरी करता है वो करता है 88 दिन, यानी इसको सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए टोटल 88 दिन लगते हैं। और ये अपने अक्ष पर बात करें, अपने अक्ष पर कितने दिनों में घूमता है, तो अपने इसे अक्ष पर घूमने के अंदर इसको दिन लगते हैं 59 दिन लगते हैं अपने अक्ष पर घूमने के लिए। यानी अपने यहाँ पे जैसे एक दिन लगता है ना पृथ्वी को अपनी जगह पे घूमने के लिए, तो उसी प्रकार इसको पूरे के पूरे यूं मान लो कि 59 दिन लगते हैं। और उसके बाद में शुक्र की बात करें तो शुक्र को सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण करने के लिए 255 दिन लगते हैं, लेकिन अपने अक्ष पर घूमने के लिए इसको 243 दिन लगते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए पृथ्वी को 365 दिन, यानी 365 दिन लगते हैं इसको सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए, और अपने अक्ष पर घूमने के लिए इसको टोटल एक दिन लगता है। अपने अक्ष का मतलब क्या हुआ, यानी अपनी जगह पर ही गोल गोल घूमना। अब ये देखो, अब ये करते क्या है ग्रह, एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ये है सूर्य, ठीक है, मान लो ये सूर्य है। अब यहाँ मान लेते हैं पृथ्वी है। तो पृथ्वी को अपनी जगह गोल गोल घूमने में कितने दिन लग रहे हैं, एक दिन ही लग रहा है। लेकिन अपनी जगह पर गोल गोल घूमते हुए इसको सूर्य के चारों ओर घूर्णन करने में कितना दिन लग रहा है, सॉरी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में कितना दिन लग रहा है, ये लग रहा है आपके 365 दिन। यानी ये इस तरीके से अपनी जगह पर गोल गोल घूमती हुई ऐसे 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 इसको टोटल कितने दिन लग रहे हैं, 365 दिन लगे। लेकिन अपनी जगह पर ही घूमने के लिए इसको केवल और केवल 24 घंटे लगता है, यानी एक दिन ही लगता है। तो ये इस तरीके से आपकी पूरी प्रक्रिया बनी हुई है। तो सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण हो गया, और अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन हो गया। अब इसके चंद्रमा की संख्या की बात करें तो एक ही चंद्रमा है। मंगल की बात करें तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में इसको 687 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूमने के लिए उसको एक दिन लगता है। और चंद्रमा की संख्या की बात करें, यानी उपग्रहों की बात करें, तो इसके दो उपग्रह, एक तो है फोबोस और दूसरा है डीमोस, ठीक है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ हमने बात की आंतरिक ग्रहों की, यानी ये है आंतरिक ग्रह, यानी सूर्य के बहुत नज़दीक है, और ये चट्टानों से बने। अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, यानी जो आपके सतही ग्रह हैं, इनकी आकृति जो होती है वो ठोस होती है, ऊपर की सतह जो है वो बिल्कुल ठोस होती है। इन्हें चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है, यानी इनमें चट्टानें पाई जाती है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह माने जाते हैं, ठीक है। अब मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अब क्षुद्र ग्रह से बाहर की तरफ जितने भी ग्रह हैं वो आपके बाहरी ग्रह होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है बाह्य ग्रह, जो सूर्य से बहुत ही दूरी तक होते हैं तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं, और ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब बात करें बृहस्पति की, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में इसको 11 साल लगते हैं। जैसे कि अपने यहाँ 365 दिन लगता है ना पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में, तो उतने ही बृहस्पति की बात करें तो इसको लगते हैं 11 साल और 11 महीने, यानी लगभग 12 साल लगते हैं इसको। और अपने अक्ष पर घूमने के लिए इसको केवल और केवल 9 घंटे और 56 मिनट लगते हैं। और चंद्रमाओं की संख्याओं की बात करें तो 53 चंद्रमा है। और फिर बात करें शनि की, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में इसको 29 साल और 5 महीने लगते हैं। और अपने अक्ष पर घूमने की बात करें तो इसके टोटल 10 घंटे लगते हैं, यानी ये वहाँ का 2 दिन होता है वो 10 घंटे का ही होता है, 10 घंटे और 40 मिनट। और चंद्रमाओं की संख्याओं की बात करें तो टोटल 53 चंद्रमा है। आगे बात करें यूरेनस यानी अरुण की बात करें तो अरुण के अंदर टोटल जो है वो आपके सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में इसको 84 साल लगते हैं। देखो कितना साल, 84 साल, जितने तपे बूढ़ा मर जाओ। अपने अक्ष पर घूमने में इसको टोटल 17 घंटे लगते हैं, यानी 17 घंटे और 14 मिनट लगते हैं। और चंद्रमा की संख्याओं की बात करें तो 27 इसके चंद्रमा है। और उसके बाद वरुण यानी नेपच्यून की बात करें तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने के लिए इसको 167 साल लगते हैं। और अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए इसको 16 घंटे, यानी अपने एक साल में 365 दिन होते हैं, उसी प्रकार इनके वहाँ एक साल के अंदर कितने होते होंगे, 167 साल होते हैं, ठीक है। और यहाँ ये अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे और 7 मिनट में पूरा कर लेता है। चंद्रमाओं की संख्या की बात करें यानी उपग्रहों की बात करें तो 13 उपग्रह, यानी इस पूरे सौर मंडल के अंदर जब सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो आपके बृहस्पति और शनि के हैं, यानी टोटल 53। और अरुण और वरुण की बात करें तो अरुण के हैं आपके 27, वरुण के हैं आपके 13। उसके बाद में मंगल के 2 है और पृथ्वी का 1 है। ये सारे के सारे कृत्रिम उपग्रह हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। उसके बाद में आगे देखें सूर्य, तो बिल्कुल संदा मामा आपका पढ़ लिया। आप देखें सूर्य दादा, तो सूर्य दादा सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत ही अत्यधिक गर्म है, इसका खींचाव बल इसको सौर मंडल में बांधे रखता है।
सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश है ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत ही दूरी पर है। और सूर्य से पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश की गति लगभग इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और इतनी इसकी तेज गति होने के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो ध्यान रखना, इसको कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। और टोटल दूरी की बात करें तो ये कितना किलोमीटर हो गया? 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आपको चंद्र सूर्य देखना है तो आप देख लीजिए, ये इस तरीके से अपनी जगह पर स्थित है। ये कोई चक्कर वक्कर नहीं लगा रहा है, केंद्र में स्थित है और बिल्कुल ऊर्जा यानी खतरनाक तरीके से ऊष्मा को उत्पन्न कर रहा है। आग उगलता है। उसके बाद में बात करें पृथ्वी की, तो बिल्कुल ये है आपकी पृथ्वी, इस तरीके से घूम रही है। पृथ्वी शब्द का अर्थ होता है धरती, भूमि या विश्व। ये हमारे सौरमंडल में एक ग्रह है जहाँ पे जीव विद्यमान है, ये अपन ने देख लिया था। सूर्य के हिसाब से बात करें तो ये तीसरे नंबर पर स्थित है और आकार में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसका आकार को भू आब कहा जाता है। पृथ्वी को भू आब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ध्रुवों के ऊपर चपटी हुई है। ये देखो इस तरीके से ध्रुवों पे चपटी है, बिल्कुल इस तरीके से नहीं है। जीव के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः है केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। ध्यान रखना, जीव की जो परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां जो होती है, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होती है, वो परिस्थितियां केवल और केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, और वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी पर सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। यानी इन्हीं कारणों से यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर जीव विद्यमान है और इसी वजह से इसको सौरमंडल का अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। तो जो 6 क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए सवाल हो सकता है कि सौरमंडल सबसे अद्भुत ग्रह क्यों है? क्योंकि सौरमंडल में पृथ्वी सबसे अद्भुत ग्रह क्यों है? क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है, पानी पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीव विद्यमान है, जीवन मौजूद है, इसलिए ये सबसे अनोखा ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जैसे देखो ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं ना, ये पूरा का पूरा पानी है और इसी की वजह से ही इसे कहा जाता है नीला ग्रह। कैसा ग्रह? नीला ग्रह। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बात करते हैं चंद्रमा की। तो देखो ये इस तरीके से चंद्रमा है। चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यानी हमारी पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है। कैसा उपग्रह? कृत्रिम उपग्रह, उसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है और ये हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा होता है। यानी पृथ्वी का जो एक चक्र है वो आपके 27 दिन में पूरा होता है। और हम बात करें पृथ्वी से सूर्य की दूरी, तो ये कितने किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो 8 मिनट। ठीक है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा हो गया। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है और ये लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में जो पूरा करता है वो करता है 27 दिन में। ठीक है, तो जिसे अपन 15-15 दिनों में डिवाइड कर रखे हैं, तो इसको लगभग 27 दिन के आसपास का समय लगता है। तो यहाँ वीडियो में देख लो कि किस तरीके से ये चक्कर लगा रहा है। देखो ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये इस तरीके से हमारे पृथ्वी का एकमात्र ग्रह, उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। उसके बाद में अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। एक तो देखो ये मंगल है, इस मंगल के 2 उपग्रह, एक तो है फोबोस और दूसरा है डीमोस, DEIMOS। एक तो है डीमोस और दूसरा है फोबोस। ठीक है। अब मंगल के बाद में और भी अपन ने कृत्रिम उपग्रह भेज रखे हैं, जैसे मार्स जो है वो अपन ने भेज रखा है, तो वो भी मंगल के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो कृत्रिम उपग्रह है। अब सॉरी, प्राकृतिक उपग्रह। कृत्रिम उपग्रहों की बात करें तो एक ही है, फोबोस और डीमोस। यानी मंगल के पास में कितने उपग्रह हैं? मंगल के पास 2 उपग्रह है, एक तो है फोबोस, दूसरा है डीमोस। और इसमें आप देख सकते हैं फोबोस और डीमोस किस तरीके से लगा रहे हैं चक्कर। तो ये देखो मंगल घूम रहा है मंगल के चारों ओर। एक तो यहाँ पे जो है वो आपको ये फोबोस दिख रहा होगा, दूसरा जो है वो डीमोस दिख रहा होगा। सबसे नज़दीक है वो डीमोस है और डीमोस के बाद में जो है, सॉरी, सबसे नज़दीक है वो फोबोस है और फोबोस के बाद में जो है वो डीमोस है। तो यहाँ अगर मैं वीडियो रोकूँ तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आपके हट जाता है। देखो ये है फोबोस और ये जो है वो है आपका डीमोस। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है मानव निर्मित उपग्रह, यानी मैन मेड सैटेलाइट। यानी मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है
जिसका उपयोग हमारे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रहों की बात करें तो इनसैट है, IRS और एडुसेट जो है वो भारतीय मानव निर्मित उपग्रह है। और यहाँ पे आप इनकी स्थिति देख सकते हैं, ये पृथ्वी के चारों ओर इस तरीके से घूमते हैं। ठीक है, तो ये है मानव निर्मित उपग्रह। ओके, चलिए आगे बात करें क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह तारों एवं उपग्रहों के अंतरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जैसे कि आपको ये पट्टी दिख रही होगी। ठीक है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच की जो कक्षा है इसके अंदर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह और क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण टूट करके अलग हो गए थे। तो ध्यान रखना, ये क्षुद्र ग्रह जो है ये किसके ही भाग है? ग्रह का ही भाग है। और ग्रह के ही भाग होने के कारण ये ग्रहों के बीच यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी बना ली है और ये इन्हीं के साथ ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। आगे बढ़ूं तो मैं बात करता हूं उल्का पिंड की। यानी उल्का पिंड ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और सतह तक पहुंच जाते हैं, और इसे आमतौर पर टूटता हुआ तारा या लौकिक पिंड भी कहा जाता है, जो कि आपको कई बार इस तरीके से दिखाई देते हैं आसमान में। इस तरह की गतिविधि आपने देखी होगी। ये देखो, ये इस तरीके से वापस देखो एक बार, देखो ये गतिविधि हो रही है और ये अचानक से तारा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो तारे टूटते हुए जो दिखाई दे रहे हैं ये उल्का पिंड होते हैं। और ये क्या होते हैं कि किसी बड़े उल्का पिंड से टकराने की वजह से ये टूट करके अपने वायुमंडल में प्रवेश कर लेते हैं, क्योंकि मंगल और बृहस्पति से ये सीधा वायुमंडल में आ जाते हैं। जैसे ही वायुमंडल में आते हैं तो वायुमंडल में इतनी स्पीड से धरातल की ओर आने की कोशिश करते हैं कि आते आते बीच में जल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। आकाश गंगाएं तारों और गैस, धूल और अन्य खगोल पिंडों के एक विशाल समूह के रूप में होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे हुए हैं। ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं मौजूद हैं और हमारी पृथ्वी जिस आकाश गंगा में स्थित है उसका नाम है मिल्की वे। अरे भाई, ये ग्रह तो बहुत छोटी चीज़ है यार, इस अंतरिक्ष के अंदर इतने रहस्यमयी चीज़ें पाई जाती है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा जो ब्रह्मांड है और हमारी जो पृथ्वी है जिस आकाश गंगा के अंदर पाई जाती है उसका नाम है मिल्की वे। और आकाश गंगाएं मिलकर ही ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब देखो यहाँ पे ये इस तरीके से आपको तारों का समूह दिख रहा है ना, तो इस तरीके से हमारी जो पृथ्वी जिस आकाश गंगा में स्थित है उसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, अब आगे बात करें प्रश्नों की, तो बहुविकल्पी इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक एक को बढ़िया आराम से देखते हुए चलते हैं और आसानी से इनके उत्तर भी देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है खगोलीय पिंड क्या है? यानी वे पिंड जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात। वे प्राकृतिक वस्तुएं जो अंतरिक्ष में स्थित होती है? ओके। वे पिंड जो केवल सूर्य की परिक्रमा करते हैं? वे वस्तुएं जो केवल परिक्रमा, नहीं ये भी गलत। वे प्राकृतिक वस्तुएं जो अंतरिक्ष में स्थित होती हैं, वे पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ इसमें आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। यानी ब्रह्मांड में मौजूद सारी की सारी प्राकृतिक वस्तुएं, यानी वे किसमें स्थित है? प्राकृतिक वस्तुएं जो अंतरिक्ष में स्थित हैं, और अंतरिक्ष में स्थित है तो ये तो फिक्स है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा तारा है? तो बिल्कुल सिंपल बात, सूर्य जो है वो तारा है। ग्रह स्वयं के प्रकाश से क्यों नहीं उत्पन्न कर सकता? यानी ग्रह स्वयं के प्रकाश, स्वयं का प्रकाश, स्वयं प्रकाश क्यों नहीं उत्पन्न कर सकते? क्योंकि वे गैसों से बने होते हैं, क्योंकि अब उनके पास पर्याप्त तापमान नहीं होता, क्योंकि वे तारे नहीं होते, क्योंकि वे उल्काएं पिंड नहीं होते। तो इसमें देखो ये नहीं हो सकता। ग्रह ग्रह स्वयं का प्रकाश उत्पन्न क्यों नहीं कर सकते? देखो इसमें ये क्यों नहीं उत्पन्न कर सकते, क्योंकि ग्रह अपना जो है वो खुद का इतना इनके पास में तापमान नहीं होता, क्योंकि वो तारे नहीं है, ये नहीं हो सकता। और गैसें होते बने हुए नहीं है, क्योंकि गैस से तो आपके बृहस्पति और शनि बने हुए हैं और तारा खुद है नहीं और उल्काएं है नहीं। तो इसमें आपका जो है वो बी राइट होगा। ठीक है, उसके बाद में आगे इस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह जो है वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? देखो, तो लाल ग्रह जो है वो आपके
मंगल ग्रह जो है इसको अपन लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। कौन सा ग्रह जो है सबसे बड़ा है, तो बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा है। पृथ्वी का कौन सा ग्रह पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। धूमकेतु मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, तो धूमकेतु जो है वो आपके बर्फ धूमकेतु किससे बने होते हैं, तो बर्फ और धूल से बने हुए होते हैं। बर्फ धूल और गैस, तो इसमें आ जाएगी बर्फ धूल और गैस से बने हुए होते हैं। ठीक है। उसके बाद में बात करें आगे, संध्या तारा। संध्या तारा किसे कहते हैं, तो देखो संध्या तारा जो है वो आपके बुध को नहीं कहते, मंगल को नहीं कहते और शुक्र को कहते हैं। कौन सा ग्रह अपने वलयों के लिए प्रसिद्ध है, यानी रिंग के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका शनि जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। और मंगल के कितने उपग्रह हैं, दो है, एक तो फोबोस और दूसरा डीमोस। ठीक है। चलिए आगे, सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है, तो आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था, ये है जो है वो आपके अर्सा मेजर का भाग है। ध्रुव तारा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे बड़ा तारा है, नहीं ये उत्तर दिशा को बताता है, बिल्कुल सही बात है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। बृहस्पति के वायुमंडल में कौन सा सबसे बड़ा तूफान है, तो अपन ने देखा था ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है ना। बृहस्पति के वायुमंडल में कौन सा बड़ा तूफान पाया जाता है, तो ये अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि बृहस्पति का जो वायुमंडल है इसके अंदर जो है आपका रेड स्पॉट यानी ग्रेट रेड स्पॉट जो है वो एक सबसे बड़ा तूफान है। उसके बाद में देखें आगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ है, तो अरुण जो है वो सबसे ज़्यादा झुका हुआ है। इस वर्ष प्लेटो को बौना ग्रह की संज्ञा दी गई, तो ये अपन ने देखा था 2006। मिल्की वे क्या है, मिल्की वे एक प्रकार की आकाश गंगा है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है, तो बुध। कृत्रिम उपग्रहों का मुख्य कार्य क्या होता है, पृथ्वी का चक्कर लगाना, संचार एवं अनुसंधान, या सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करना, या चंद्रमा। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। संचार और अनुसंधान जो है वो इसके अंदर योगदान प्रदान करना। इसके बाद में थोड़ी बहुत और जानकारी बची हुई है वो देख लेते हैं। यानी बृहस्पति, शनि तथा यूरेन के चारों ओर छल्ले हैं, और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्यक छोटे छोटे पिंडों से बने हुए हैं, और अत्यधिक जो छल्ले हैं वो आपके शनि के हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिक्रमा सौर मंडल कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए यहाँ अधिक शब्द लिखे गए हैं। ठीक है ना। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ध्यान रखना, ज्योग्राफी शब्द जो है इसका अर्थ जो है पृथ्वी का विवरण है, और ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक तो जी और दूसरा है ग्राफिया अर्थात लिखना। जी का अर्थ मतलब क्या हो गया, पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब हो गया लिखना। ये इस तरीके से जियो आगे अगर लॉजी जोड़ दें तो पृथ्वी का अध्ययन होता है, जियो अगर आगे मैट्री जोड़ दें तो पृथ्वी का मापन होता है, जियो आइड जोड़ दें तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप होता है। ठीक है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति से संबंधित अध्ययन करने वाले लोगों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। यानी उन्होंने बहुत साल पहले ही कल्पना कर दी थी कि पृथ्वी जो है वो अपने ग्रह और चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह के ऊपर कदम रखा था। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, 20 जुलाई 1969। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, तो नहीं, अब तक कोई भी भारतीय चंद्रमा पर नहीं गया है। हालांकि 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा ने सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष यान सोयूजुज T2 के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक बने। लेकिन उन्होंने अंतरिक्ष में केवल 8 दिन बताए थे, लेकिन चंद्रमा पे नहीं गए थे। इसी के साथ ये जो आपका पहला चैप्टर है बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगली क्लास के अंदर मैं अलग से इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट MCQ की सीरीज़ लेके आऊँगा। उसके बाद में जो है हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 2 के बारे में, या फिर डायरेक्ट चैप्टर 2 की बातचीत करेंगे, फिर अलग से जो है वो अपन MCQ की सीरीज़ चलाएंगे, तो वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ आपका जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कोई भी विद्यार्थी और साथी अगर इस चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आप कमेंट भी कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें आपको
सही लगी, कौन सी चीज़ें जो आपको सही नहीं लगी, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पीडीएफ के लिए मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और डायरेक्ट ही अगर आप सर्च करना चाहें तो टेलीग्राम के अंदर लक्ष्मण धारा नाम से सर्च कीजिए, वहाँ पे टेलीग्राम मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा।